नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। प्रेस वार्ता में हम बात करते हैं वो कौन सी खबरें हैं जो आज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर दिखाई देंगी। इसके साथ ही वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर टीवी चैनल्स पर बहस का हिस्सा बनेंगी। साथ ही वो खबरें जो आज पूरा दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है। सूरज पाठक एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत है। साथ ही महेश सैनी उत्तराखंड ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जय श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहूंगी। ऐसी कौन सी खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? देखिए, आज जो मुख्य खबर है वो अमेरिका से है कि जो बाइडेन इस जो उनके सुपुत्र के बारे में बोले हैं कि गन केस में हंटर दोषी साबित होते हैं तो उन्हें माफ़ी नहीं दिए जाएंगे, मतलब उनके बेटे के लिए कहा है। इसका मैं बता देना चाहूँगा, अमेरिका में इन दिनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का जो प्रक्रिया है वो जारी है। और जैसे हाल ही में है भारत में इलेक्शन संपन्न हुआ, इसी प्रकार से अमेरिका में भी अभी इलेक्शन है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगे थे और कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप दोषी है। और अभी उसी के चलते एक कोर्ट ने ही फैसला ये दिया है कि जो राष्ट्रपति बाइडेन है उनके सुपुत्र है जो उसमें गन मामले में फंसे हुए हैं तो वो आ, दोषी कहलाएंगे। तो जो बाइडेन ने स्पष्ट किया है कि अगर वो दोषी है तो निश्चित रूप से उनको किसी प्रकार से कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट उनका आया है कि परिवार के वाला कोई सदस्य हो लेकिन फिर भी उनको कोई रियायत नहीं देंगे। एक और खबर है पाकिस्तान से, जो चीन से कर्जा लेके पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के विकास कर रहे हैं उससे ये आने वाले समय बहुत ही विकट आने वाला है। पाकिस्तान के लिए ये दुखदाई खबर है कि मजबूरी में चीन से उनको कर्जा लेना पड़ रहा है। इन 12 सालों में दुगुना हो गया है पाकिस्तान पर कर्जा, और इन कर्जों में 80% जो है कर्जा चीन से लिया गया है। और चीन एक ऐसा देश है जो किसी भी हाल में कर्जा देने के साथ साथ उनके और भी हिडन एजेंडा उसमें होते हैं, जैसे कि वो विकास और विस्तार नीति में भरोसा रखते हैं, क्योंकि विकास का सपना दिखा के वो अपने देश का विस्तार करते हैं। और पाकिस्तान भी उसी सपनों में जो है अभी खोया हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे देश में विकास हो रहा है और विकास के लिए चीन लगातार हमें कर्ज दे रहे हैं, लेकिन विकास पर उनके नज़र नहीं है, उनके नज़र है विस्तार पर है। वो हमेशा अपने देश को जो है बढ़ाने के लिए सतत काम करते हैं। उसी के चलते एक बार जैसे सर्वविदित थे और आज के अखबार में भी इसको प्रकाशित किया गया है कि जो सीपेक है वो सीपेक को अभी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि स्थानीय लोगों का उसमें विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद कई चीनी वैज्ञानिक, कई चीनी इंजीनियर्स, कई चीनी जो ऑफिसर्स है वो वहाँ पर मारे गए हैं। यही कारण है कि चीन विस्तार नीति को बढ़ाते हुए कर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन सीपेक वाले मामले में अभी उन्होंने हाथ खींच रखा है। और ये भी पाकिस्तान के लिए जो है दुखदाई है, क्योंकि चीन हमेशा इसी प्रकार के स्ट्रेटजी अपनाता है कि एक बार कर्ज दे दो, विकास कार्य को चालू कर दो और आधा अधूरा काम हो जाए और उसके बाद फिर बंद कर दो। मतलब ना उस देश का विकास हुआ और ना उस देश का जो है, और फिर मांग करने लगता है कि हमारा जो कर्जा है वो वापिस करो, फिर आगे क्या विकास करेंगे। तो इस प्रकार के जो ट्रैप में, इस ट्रैपिंग में पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। अंतिम खबर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये है, जो नेपाल ने भारत सहित 11 देशों से राजदूतों को वापस बुलाया है। जब ये प्रचंड सरकार और उसमें सरकार वहाँ पर गिरने के बाद प्रचंड सरकार ने
पहले इन देशों में अपने राजदूत भेजा था, लेकिन उनको अब वापस बुलाने की प्रक्रिया चालू कर दिया है। हम्म। तो अभी फिलहाल 11 देशों के जो है राजदूतों को रिटर्न किया है, और कल जो कि भारत में मोदी तीसरे टर्म के लिए शपथ लेंगे, प्रचंड एक और राजदूत वापस बुलाया, दूसरी ओर कल शपथ विधि में भी शामिल होंगे। तो कल इस विषय को लेके भी हो सकता है कि प्रचंड से कोई बातचीत हो। हम्म। ये राजदूत वापस ले जाने के लिए जो है, वापस बुलाने के कारण से 11 देश निश्चित रूप से इस विषय पे सरकार से बात करेंगे। जी। बिल्कुल ठीक। जय जी, आपने जिस तरह से यहाँ पर बताया कि पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीन से इस तरह कर्जा लिया जा रहा है लगातार, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही जैसे कि आपने बताया कि मोदी 3.0 का आगाज होने वाला है। सूरज पाठक जी, आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी राष्ट्रीय स्तर की वो कौन सी खबरें हैं जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। इसके साथ ही आज इंडिया ब्लॉक की भी बैठक है सूरज जी, एनडीए ब्लॉक की भी बैठक है, क्या कुछ इन बैठकों में खास आज होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं ऋषिका की देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और एनडीए की जो बैठक हुई है उस बैठक में हमने देखा है कि किस तरह से सभी दलों ने एक तरह से समर्पण करते हुए अपना समर्थन दिया है। वो समर्पण भी कहा जा सकता है, समर्थन भी कहा जा सकता है। हम्म। तो इन परिस्थितियों के बीच में अब ये कहा जा सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ कल शाम को 7:15 पर लेने वाले हैं, क्योंकि बीते हुए कल में जो घटनाक्रम रहा है उस घटनाक्रम में यदि हम देखें तो सुबह 11 बजे एनडीए की बैठक हुई। एनडीए की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा और सभी ने अपना उनको समर्थन दिया और उस समर्थन के बाद 3 बजे दावा पेश किया गया और शाम को 6 बजे राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का उनको न्योता दिया। ये घटनाक्रम रहा है। हालांकि विपक्षी गठबंधन की बैठक भी आज होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से जो चीज मिस कर रहा था वो मुझे सदन में देखने मिलेगी। एक हेल्दी डिबेट अब होगी राष्ट्र के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो मेरे खिलाफ है, मेरे विपक्ष में है, राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है। जहां राष्ट्र की बात है वहां सभी एक है। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन के जो सांसद निर्वाचित होकर के आए हैं उन सभी को बधाई भी दी है। यहाँ एक बात जरूर हमें देखनी पड़ेगी कि क्योंकि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं भावी कैबिनेट को लेकर के, देश न्यूज ने भी संभावनाएं व्यक्त की हैं और अपने कार्यक्रम में बताया है कि कौन कौन चेहरे मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। यहाँ एक बड़ी बात हमें ये जरूर देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के बाद में दूसरे जो घटक दल हैं उन घटक दलों के नेताओं ने जिस तरह से समर्थन दिया और समर्थन के भाषण में जो शब्द कहे हैं वो शब्द अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। नीतीश कुमार की हम बात कर लें, नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि जो ये कहेंगे वो हम करेंगे और हमेशा इनके साथ रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने जो जिस तरह से बात कही है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कहा है कि मोदी जो है वो राइट टाइम पर राइट लीडर है। मतलब उन्होंने कहा कि हम एक हैं और 3 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आराम नहीं किया है, लगातार इसी ऊर्जा से काम करते रहे वो। और उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में मोदी की रैलियों से बड़ा फर्क पड़ा है। अमित शाह ने जिस तरह से संबोधन दिया और उसके बाद में नीतीश कुमार की मैंने चर्चा की है, बात करें अजीत पवार की, एकनाथ शिंदे की, चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, इन सभी ने जिस तरह से अपना समर्थन दिया है और एक तरह से समर्थन मैंने स्पष्ट कहा कि समर्थन के साथ जो समर्पण व्यक्त किया है मोदी सरकार तीसरी बार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जिस तरह से उन्होंने दिया है कि अब ये जो सरकार चलने वाली है, क्योंकि लगभग 1 दशक के बाद में हम देख रहे हैं कि देश में गठबंधन की सरकार चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां बहुत सारी होने वाली हैं और इन चुनौतियों के बीच में उन्हें अपना कोर एजेंडा लागू करना और कोर एजेंडा जैसा उन्होंने कहा भी है अपने भाषण में कि हम 125 दिन का रोड मैप बना करके बैठे हैं और हमारा रोड मैप तैयार है कि हमें देश को कहाँ ले जाना है। तो वो तमाम चीजें मोदी के लिए जहां एक तरफ चुनौती, दूसरी तरफ हो सकता है कि जिस तरह से कल समर्पण दिखा है वो समर्पण से मोदी की राह आसान भी हो, क्योंकि अभी तमाम तरह के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं
हम्म। मंत्रिमंडल को लेकर के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सभी को एक साथ साधेंगे और सभी दलों को मंत्रिमंडल में यदि शामिल करते हैं तो फिर मंत्रिमंडल कैसे चलेगा, क्योंकि दबी जबान में जो बात आ रही थी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं आजकल देख रहा हूं कि मंत्रिमंडल का गठन टीवी चैनल पर किया जा रहा है, मीडिया में मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। तो बोले उन्होंने कहा है कि जो लोग मोदी को जानते हैं वो इस बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मोदी जो करता है वो उनकी एक अलग स्टाइल है, वो अपनी स्टाइल में करते हैं और चौंकाने वाले निर्णय देश के सामने आते हैं। हम्म। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमें कुछ चौंकाने वाले निर्णय लेने पड़ेंगे, ये जो टर्म है, ये थर्ड टर्म जो है बड़े फैसले लेने का कार्यकाल रहेगा और इस कार्यकाल में सबका साथ मिलेगा, सभी को उन्होंने आभार भी जताया है। साथ ही यहाँ जिस तरह से हम देख रहे थे कि चुनाव प्रचार के दौरान में संविधान की बात कही जा रही थी कि संविधान बचाने का चुनाव है, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा चुनावी सभाओं में संविधान की किताब लहरा करके जो आगाह किया जा रहा था कि संविधान बचाने का चुनाव है क्योंकि संविधान खतरे में। तो उन्होंने कल जिस तरह से सदन में जाते ही पुराने लोकसभा भवन में जब वो गए, बैठक में गए, तो वहां संविधान की पुस्तक रखी थी। उन्होंने सबसे पहले संविधान की पुस्तक को नमन किया है, उसके बाद में वो अपने सीट पर जाकर के बैठे। उन्होंने कहा है कि ऐसा जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा है कि वन लाइफ वन मिशन, और मेरा मिशन है मेरी भारत माता। स्पष्ट कर दिया है। चाहे हम बात करें जो उन्होंने कहा था 2019 के चुनाव के बाद में जो बात आई थी कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, $5 ट्रिलियन की उन्होंने बात कही, तो उस दिशा में उन्होंने बताया है लंबे अरसे के बाद में जो 11वीं अर्थव्यवस्था से हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि हम 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे चुके हैं और आगामी इस टर्म में हम 3 करोड़ लोगों को मकान और देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को पक्के मकान दिए जाने हैं। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका विजन स्पष्ट है और जिस विजन से वो काम करने वाले हैं देश के लिए, और उन्होंने कहा कि जो कुछ मैंने चुनाव के दौरान कहा है वो मेरा जुमला नहीं था और उन सब पर मैं अमल करूंगा। दूसरी तरफ एक खबर पर और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जिस तरह से मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली है, वो खबर भी इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी को कर्नाटक की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है और कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के और सीएम जो वहां के हैं सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दायर किया था और इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए थे। और हालांकि याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसे लेकर के विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, दुष्प्रचार किया था, भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था। तो इस याचिका पर सुनवाई हो रही थी और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। एक अच्छी खबर और बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कि देश का जो सबसे बड़ा एथेन क्रैकर प्लांट है वो मध्य प्रदेश में लगने जा रहा है और मध्य प्रदेश में भोपाल से निकट आष्टा के पास यह प्लांट लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एनडी की बैठक में शामिल हुए थे और उस बैठक के बाद में गेल इंडिया के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई है और इस प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने जो मंजूरी देने की बात कही है कि मध्य प्रदेश में ये बड़ा निवेश है जो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की बात भी है कि इसमें जमीन अधिग्रहण की जाएगी, क्योंकि यह जो है 700 हेक्टेयर का प्लांट बनेगा। 60,000 करोड़ की लागत से ये पेट्रोकेमिकल परिसर भी प्रस्तावित है इसमें। तो ये कहा जा सकता है कि ये इस बैठक इस प्लांट के बाद मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को और गति मिलने वाली है। जी ऋषिका। ठीक है सूरज जी, कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में अगर ये प्लांट लगता है तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही राष्ट्रपति ने मोदी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। 9 जून यानी कल शपथ ग्रहण नरेंद्र मोदी जो है बतौर प्रधानमंत्री पद के लिए लेंगे और उन्होंने ये कहा है, जैसे कि आपने कहा कि 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी, इस पर नजर सभी की रहेगी। हमारे साथ ज्ञानेश वर्मा जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ ब्यूरो।
ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की वो कौन सी खबरें हैं उस पर आप दर्शकों का ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं सियासी हलचल तो तेज है ही। इसके साथ साथ रिजल्ट आने के 48 घंटे बाद यूपी सरकार में कुछ बड़े एक्शन भी लिए गए हैं, जहां 13 जिलों में 16 एनकाउंटर हुए हैं, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं और वैकेंसी निकालने के लिए भी आदेश जल्द ही दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष फोकस देखने को मिल रहा है, एक्शन में सरकार है। देखिए भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद लगातार लोग उसको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे खबरों के माध्यम से लगातार उस पर कहीं न कहीं अटैक करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो रोजगार की बात करें और चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे वो नौकरियों की बात करें, उसने जमीनी काम नहीं किया है, जिसका ये परिणाम मिला है। उनका कहना है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में स्वीकार करना होगा कि उन्होंने जमीनी काम नहीं किए, जिसकी वजह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बन गई कि शुद्ध मनाइए डैमेज कंट्रोल हो गया। वरना प्रधानमंत्री जैसे कद्दावर नेता जिनका हिंदुस्तान ही में वैश्विक कद है, वो पिछले चुनावों से पूरे 3 लाख वोट कम पाए। सोचिए रिश्ता जी कि बनारस में 3 लाख वोट कम होने का मतलब और लोगों का वोटिंग से बहिष्कार होने का कारण, बनारस में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। तो इसका क्या बड़ा कारण क्या हो सकता है? भला आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को विकास चाहिए और इसका अंतर लोगों को समझने की जरूरत है कि बड़े बड़े चौड़े हाईवे, हवाई अड्डे ये सब भी जरूरी है, पर जरूरी ये भी है कि समय से भर्तियां हो और शिक्षकों की, पुलिस की भर्ती हो, किसानों को 500 रुपए महीना अनाज, 5 किलो अनाज तो जरूरी है, लेकिन उनकी खेती बाड़ी के जो आवारा पशु से रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती। खेती से लागत को कम किया और मूल्य को बढ़ाया जाए। ऐसा कोई कल कारखाना नहीं लगाया गया जिससे रोजगार मिल सके और स्थायी रोजगार जो है उसको बढ़ावा मिल सके। बनारस में क्रूज तो जरूरी है, पर उनका कहना है कि आप मछुआरों की भी जो है दिक्कतें उनको भी दूर करने की जरूरत है। तो अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो लेकिन आम गरीब जो है उसका मकान तोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर काबिल लगभग 4 से 6% आबादी पूरे जनमानस को प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आपको अयोध्या में हार का सही विश्लेषण करने की जरूरत है। एक स्थानीय जो छोटा नेता है और प्रवक्ता है, सब में एक प्रकार की कहीं न कहीं खास ऐठन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। और उन्होंने कहा फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। अवध टिप्पणी से नाराज भाजपा नेता ने कोतवाली में एक तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 4,99,000 वोट दिए और ये सभी मतदाता अयोध्या के निवासी जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, उनके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें गालियां देना न्याय संगत नहीं है। और भाजपा नेत्री ने सोशल मीडिया पर चल रहे आपत्तिजनक संदेश के स्क्रीनशॉट को भी पुलिस के समक्ष पेश किया है। तो कहीं न कहीं इसका जो हार है इसका बड़ा कारण है। अब बता दूं, हार के बाद में योगी आदित्यनाथ ने कल भी बैठक की और आज भी बैठक कर रहा है। लगातार वो अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी पीड़ित है उसको समय से न्याय देने का काम करें, क्योंकि अब सुनवाई ज्यादा अगर सुनवाई नहीं होती तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी खबर पर रिश्ता जी मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो इस बार जो सांसद पहुंच रहे हैं प्रत्याशी 543 में से 280 ऐसे प्रत्याशी जो पहली बार संसद पहुंचे हैं और 116 दूसरी बार सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं 74 तीसरी बार जिनकी संख्या है वो संसद पहुंचेंगे और चौथी बार 35 हैं जो पहुंचेंगे। इसी तरीके से 19 पांचवी बार पहुंचेंगे, 10 जो है वो छठी बार और 7 प्रत्याशी जो 7वीं बार और एक सांसद 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए। तो इस तरीके से यदि देखें तो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 16 ऐसे हैं जो पहले से संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे कि राजनीतिक मायनों से परे तथ्यात्मक इस लोकसभा के स्वरूप पर नजर अगर हम डालें तो सबसे पहला तथ्य यह सामने आता है कि 543 में से 536 पार्टियों से संबंध रखते हैं, जबकि 7 निर्दलीय के तौर पर लोकसभा के लिए चुने गए हैं और शीर्ष 10 पार्टियों के हिस्से 479 सांसद आए, जबकि 31 दलों के
सिर्फ 57 उम्मीदवार ही जीत सके। तो इस तरीके से कहीं कहीं ये लोग जो है पार्टियों से चुने गए हैं। वहीं हम डिस्कशन बात करेंगे अब कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद मौलाना है मोहजुल्ला नकवी की तरफ से आजम खान को लेकर दिए गए बयान के बाद रामपुर में आजम खान के समर्थक आक्रोशित हैं और आजम खान के करीबियों के पार्टी सांसद नदवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने अपने कार्यालय से अखिलेश यादव की फोटो भी उतार दिया है। उसका कहना है कि जब तक अखिलेश यादव आजम खान पर मोहजुल्ला द्वारा दिए गए बयान एक्शन नहीं लेंगे तब तक यह फोटो उतरा ही रहेगा। उन्होंने सांसद नकवी के बयान पर नाराजगी भी जताई। ठीक है ज्ञानेश जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे और लगातार अब हमने जैसे उत्तर प्रदेश जो है पूरे चुनाव में चर्चा का विषय भी बना रहा, चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद भी, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें और कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा डेंट यहाँ पर मिला है, जिसके बाद अब यूपी सरकार जो है वो पूरे एक्शन मोड में है और यहाँ पर सबसे पहले कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड महेश सैनी भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, उत्तराखंड में क्या कुछ राजनीति को लेकर भी, इसके साथ साथ क्या कुछ ऐसी उत्तराखंड की खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? इसके साथ साथ वहां पर आचार संहिता खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुछ ऐसे काम जो पहले रह गए थे उनको भी पूरे करने की कवायद तेज हो गई है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए ना। ठीक है, महेश सैनी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। जय श्रीवास्तव जी, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि मोदी 3.2 की हम बात कर रहे हैं। मोदी 3.2 का आगाज होने वाला है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है। कल प्रधानमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं वो शपथ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगी आपसे कि आप दर्शकों का ध्यान केंद्रित कराएं। 125 दिन का जो रोड मैप है उसमें शुरुआती तौर पर 125 दिन में हम क्या कुछ बड़ा देख सकते हैं? यूसीसी को लेकर हम कुछ बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं, यानी यूसीसी लागू किया जा सकता है, या फिर सीएए को लेकर देख सकते हैं? क्या लग रहा है आपको 125 दिन के रोड मैप में क्या कुछ बड़ा शामिल होगा? जय श्रीवास्तव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, जय जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पूरा दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं, आज न्यूज चैनल पर ये पूरा दिन भर बहस का हिस्सा बनने वाली है। एक तरफ जहां पर मोदी 3.0 का आगाज होने वाला है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार बनने वाली है, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया है और कल 9 जून को प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल जो है वो शपथ लेगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, क्योंकि चुनावी चर्चाओं में उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे आगे रहा, जहां पर अब यूपी सरकार जो है वो एक्शन मोड में आ गई है। तो तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जो आज पूरा दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।